जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का खास कार्यक्रम है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक प्रभाव आप हर उस क्षेत्र में छोड़ते हैं जहां जहां आप जाते हैं, फिर चाहे वो हरियाणा हो, फिर चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, फिर चाहे वो इंदौर की सरजमी हो। कैलाश जी, मैं एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वक्त देश में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वक्फ संशोधन बिल की। आपने कहा कि मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि इससे तुम्हें फायदा होगा। जरा बताइए दर्शकों को, मध्य प्रदेश की जनता को, अलग अलग तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं, विपक्ष के अपने राग हैं, कोई इसके फायदे गिना रहा है, कोई कमियां गिना रहा है। आखिरकार इन बयानों के मायने क्या हैं, असली जमीनी हकीकत क्या है? देखिए, वक्फ का जो कानून है वो स्वयंभू तैयार किया गया कानून है और शायद आपको भी जानकारी नहीं होगा और आपके दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ कि वक्फ में हजारों केसेस मुस्लिम भाइयों के पेंडिंग है, उसका निर्णय नहीं होता है और सालों से। कारण है कि एक पूरे देश के अंदर एक काकस ने वक्फ बोर्ड पर कब्जा कर रखा है। वे मुस्लिम भाइयों को भला नहीं करते हैं। आप समझ सकते हैं कि देश में सबसे ज़्यादा यदि प्रॉपर्टीज़ हैं, ज़मीन है किसी के पास, तो तीसरे नंबर पर वक्फ बोर्ड के पास। पर बताइए, उस ज़मीन से मुस्लिम भाइयों का क्या फ़ायदा हुआ? क्या वक्फ बोर्ड ने कोई स्कूल बनाया, कोई कॉलेज बनाया, कोई हॉस्पिटल बनाया, कोई रोज़गार के अवसर मुस्लिम भाइयों के लिए पैदा किए, कोई स्किल डेवलपमेंट के लिए कुछ काम किया? कुछ नहीं। हर जगह कुछ ज़मीन माफिया का कब्जा है। ज़मीन कब्जा करते हैं, बेचते हैं, ज़मीन कब्जा करते हैं, बेचते हैं। और अनेक मुस्लिम भाइयों की ज़मीन पे भी उन्होंने कब्ज़ा कर लिया, जिन्होंने कि केस लगा रखे हैं। अब दुख की बात यह कि वक्फ बोर्ड के निर्णय पर अभी तक कोर्ट में भी नहीं जाया सकता था। अब कोर्ट में नहीं जा सकते हैं तो फिर व्यक्ति को न्याय कहाँ मिले? तो न्याय मिले ये बहुत ज़रूरी है और इसलिए सबसे ज़्यादा न्याय की अपेक्षा मुस्लिम भाइयों को ही वक्फ बोर्ड से, और इस संशोधन बिल के बाद मुस्लिम भाइयों को न्याय मिलेगा। तो फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों इसका विरोध कर रहा है? क्योंकि उनकी तरफ से तो साफ कह दिया गया है, अगर पास हो गया तो सड़कों पर आंदोलन होगा। देखिए, वो तो इस प्रकार की बात कर रहे हैं कि मस्जिद खतरे में पड़ जाएगी। मस्जिद तो खतरे में पड़ेगी नहीं, इसका मतलब है कि गुमराह कर रहे हैं। उनका ऐसा कहना है कि सारे जितने भी बच्चों के पढ़ने के स्थान हैं, जिसे कहते हैं वो लोग मदरसे भी समाप्त हो जाएंगे। ऐसा कोई कानून ही नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि जो अवैध कब्जे वक्फ बोर्ड ने भी कर रखे हैं। आज मैं अभी थोड़ी देर पहले ही हमारे केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जी का भाषण सुन रहा था पार्लियामेंट के अंदर। उन्होंने तो कह दिया कि पार्लियामेंट वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। उन्होंने कह दिया कि बहुत सारी आधी दिल्ली उनकी है और फिर वक्फ बोर्ड के द्वारा लिए गए निर्णय पर आप कोर्ट पे नहीं जा सकते। तो बताइए, पार्लियामेंट वक्फ बोर्ड को दे देना चाहिए। तो ये जो कानून है ये कुछ लोगों के लिए है, देश के हित के लिए नहीं है। हम जो कानून बना रहे हैं वो देश के हित के लिए बना रहे हैं, देश के मुस्लिमों के हित के लिए बना रहे हैं। तो थोड़ा समझाने में कहीं कमी तो नहीं रह जाएगी? जिस तरह से हमने सीए के बाद देखा कि लोगों को समझ में नहीं आया और फिर सड़कों पे जो हुड़दंग दिखा। देखिए, मुस्लिम भाई भी बहुत सारे देश के अंदर समर्थन कर रहे हैं। आज मेरी जानकारी में इंदौर में कम से कम 4-5 स्थानों पर लड्डू बटे, मुस्लिम भाइयों ने बांटे। मुझे भी फ़ोन आया था और नवरात्रि की पूजा में था मैं, तो इसलिए मैं जा नहीं पाया। इसी भोपाल का भी मैंने अभी देखा। भोपाल में बहुत बड़ी मुस्लिम आबादी है, वहाँ पर भी लड्डू बटे। सारे देश के अंदर मुस्लिम भाइयों का एक वर्ग मिठाई बांट रहा है इस वक्फ कानून के लिए। तो मैं समझता हूँ कि समझने की ज़रूरत है और समझाने की ज़रूरत है। दरअसल मुस्लिम समाज की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यही है कि उनके लीडर्स उनको गुमराह करते हैं और वो लीडर पे, कोई भी लीडर हो, जो लीडर्स हैं उनके गुमराह करते हैं और गुमराह होते हैं तो पूरा समाज गुमराह हो जाता है। इसलिए लीडरशिप किसी भी समाज की बहुत अच्छी होना चाहिए, ऐसी होना चाहिए जो हमारे समाज हित की हो, देश हित की हो। दुर्भाग्य से मुस्लिम लीडरशिप मुस्लिम भाइयों की अभी उतनी अच्छी नहीं है जितनी होना चाहिए। आपके दो बयान बहुत चर्चाओं में रहे थे कि अगर शिवाजी महाराज ना होते तो मेरा नाम कलामुद्दीन होता। आपने ये भी बताया था कि वृंदावन का जिक्र करते हुए कि एक वक्त था जब मुस्लिमों के पूर्वजों ने वहाँ पर होली भी खेली थी। तो एक सौहार्द के माहौल में जब इस तरह के बयान दिए जाते हैं
तो फिर क्यों सकारात्मक असर नहीं पड़ता? और एक और शब्द मैं बोलना चाहूँगा, कट्टर। ये जो कट्टर शब्द है, इसके क्या मायने हैं राजनीति में, और जब इस तरह के बयान सामने आएंगे, कट्टर बयान, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा आज की युवा पीढ़ी पर? देखिए, एक मुस्लिम में भी एक संप्रदाय है सूफियाना, सूफी संत, ये भगवान कृष्ण को मानते हैं। ऐसा नहीं कि इस्लाम को नहीं मानते, वो इस्लाम को भी मानते हैं, पर भगवान कृष्ण को भी मानते हैं। वे रासलीला में जाते हैं, रासलीला खेलते हैं। इंदौर में भी एक हमारे बाबा जी हैं, वो सूफ़ी हैं, और वो जितनी अच्छी उर्दू बोलते हैं, जितनी अच्छी फ़ारसी बोलते हैं, उससे ज़्यादा अच्छी संस्कृत बोलते हैं। तो सूफियाना जो मुस्लिम समाज में ही एक बिरादरी है, वो कृष्ण भक्त है। और अभी भी सूफियाना परिवार के लोग अभी भी भगवान कृष्ण से होली खेलते हैं। ऐसा मानते हैं वो कि भगवान कृष्ण, अब सूरदास जी, कबीरदास जी, इन्होंने कृष्ण के ऊपर कितनी ज़बरदस्त दोहे लिखे हैं। और इसलिए भगवान कृष्ण के प्रति मैं पढ़ रहा था किताब में कि शाहजहाँ ने पहले मुमताज़ को बुरहानपुर में मकबरा बनाया था। जब उसे पता लगा कि भारत के अंदर प्रेम की भूमि कहीं है तो ब्रज है, तो यहाँ से उनकी बॉडी को निकाल कर उन्होंने फिर ताजमहल बनाया, ताजमहल में गाड़ा, क्योंकि प्रेम की भूमि है वो। और प्रेम की भूमि में उन्होंने मुमताज़ को ले जाकर उनका मकबरा बनाया। तो प्रेम का संदेश देते हैं भगवान कृष्ण। अच्छा, एक गाना तो आप भी बहुत गुनगुनाते हैं कैलाश जी, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान खत्म करेंगे पाकिस्तान। अब देखिए, आप हमारे मन से अगर गुनगुनाना चाहे तो उसके बाद फिर मैं एक सवाल लेना चाहूँगी इस पर। कभी गुनगुनाएंगे आप, कभी गाने का ही कार्यक्रम रखना। आज तो आपने विकसित भारत की बात की है, तो विकसित भारत की बात कर लें हम लोग। क्योंकि ये इस नारे के साथ कांग्रेस ये कहती है कि खत्म कर दीजिए पाकिस्तान, किसने रोका है? वक्त आएगा तो करेंगे, उसमें कौन सी चिंता वाली बात है। हमारे गृह मंत्री ने कहा है कि जो बचा हुआ हमारा कश्मीर है वो हमारा है, POK के हमारा है। और इस बात पर तो तालियां हो जानी चाहिए। हम ले के रहेंगे उसको। तो ऐसा है कि वास्तव में तो पाकिस्तान हमारा ही हिस्सा था कभी। आज भी वहाँ बहुत सारी भारत की यादें वहाँ से जुड़ी हुई है। ढाका की देवी हैं, अब ननकाना साहब वहाँ पर है। तो ऐसे बहुत सारे भारत की परंपरा के मंदिर वहाँ पर है अभी। तो हमारा तो दिल अभी भी पाकिस्तान के प्रति है। विकसित मध्य प्रदेश, या यूँ कहें विकसित इंदौर, आपने यादों की बात की, थोड़ा यादों के झरोकों में आपको ले जाता हूँ। रामायण मंडली की याद दिलाता हूँ, जब आपका पूरा परिवार रामायण मंडली में शामिल था, सुंदरकांड का पाठ होता था। जो आज के युवा हैं इंदौर के, शायद ये बात जानते भी नहीं होंगे कि आपने उस समय, आपके राजनीति से कोई परिवार से कोई ताल्लुक़ नहीं रखता था। महापौर, 6 बार लगातार विधानसभा, फिर हरियाणा, मनोहर लाल खट्टर जी तो अभी उन पलों को याद भी कर रहे थे कुछ ही दिन पहले। तो ज़रा वो बताइए कि आपके कई अंदाज़ों को लोगों ने देखा है। अभी बजर बट्टू उसमें हम देख रहे थे, संत के आप अंदाज में नज़र आ रहे थे, पिछली बार झा चौधरी के अंदाज में नज़र आए थे, जिसका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज़ चलता है। तो जो आज की युवा पीढ़ी है, जो कैलाश विजयवर्गीय जी को जानना समझना चाहती हैं, वो आखिरकार कैसे हैं? देखिए, मुझे इंदौर में मेरे बारे में करीब करीब सभी लोग जानते हैं, क्योंकि मैं लगातार इंदौर से जुड़ा हुआ हूँ पिछले 40 वर्षों से। जो मेरी उम्र के लोग हैं वो अपने बच्चों को बताते हैं कि कैलाश जी ने ये किया, कैलाश जी ने फैशन परेड का विरोध किया, कैलाश जी ने। जब भी संस्कार, संस्कृति और डेवलपमेंट की बात आती है इंदौर में, तो लोग मुझे उनको नहीं पता हो कम्युनिस्टों से और कांग्रेस से लोहा लिया था जब आप महापौर बनने से पहले। हाँ, पर बहुत लोगों को नहीं पता होगा, पर हाँ, कम्युनिस्ट पार्टी का एक समय था यहाँ पर, होमेदास जी का एक समय था, और बड़ी हिंसक राजनीति उस समय। विद्यार्थी परिषद का काम करना, जनसंघ का काम करना बड़ा मुश्किल होता था। पर हाँ, उस समय भी हमने काफ़ी लोहा लिया, और जनसंघ को इंदौर में स्थापित करने में थोड़ी सी भूमिका मेरी भी रही है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर बात कर लेते हैं। पहले रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुए, उसके बाद अब GIS। तो इससे क्या फ़ायदा मध्य प्रदेश को होगा, मध्य प्रदेश की जनता को होगा? बहुत होगा। लगभग 30 लाख करोड़ के MOU हुए हैं, और हमें लगता है कि इसमें 20 लाख से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा। और मुझे कहते हुए बहुत गर्व है कि माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव ने इसको बहुत ही गंभीरता से लिया है, और जिस विभाग के MOU हुए हैं उनके प्रमुख सचिव को निर्देश दिए कि साप्ताहिक रूप से इसकी समीक्षा करें,
फिर सीएस को निर्देश दिए कि वो हर मंथली करें, और मुख्यमंत्री जी स्वयं 2 माह में इसकी समीक्षा करेंगे। अभी कल ही हमने अनौपचारिक रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी से बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि अभी 1000-2000 करोड़ के तो मैदान में आ गए हैं, हम बहुत फास्ट काम कर रहे हैं। और अभी 27 अप्रैल को आईटी का भी, सिर्फ आईटी सेक्टर का इंदौर में होने वाला, लगभग 200 से ज़्यादा आईटी कंपनियां देश और विदेश के इंदौर में आएगी। तो इन्वेस्टमेंट सीधा रोजगार दिलवाता है, और मैं समझता हूं कि युवाओं के लिए अच्छे अवसर प्रदान करना ये एक हमारे मुख्यमंत्री जी का सपना है, और फिर डबल इंजन की सरकार का भी प्रभाव है। मुझे कहते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि देश के प्रधानमंत्री भी जब कहते हैं कि 100 वर्ष बाद जब 2047 में हमारा देश अपनी शताब्दी वर्ष मनाएगा, तो हम दुनिया के विकसित देशों में होंगे, और विकसित देशों में होंगे तो राज्यों को भी अपना एजेंडा इस प्रकार बनाना चाहिए। तो हमने भी जो हमारा एजेंडा बनाया है, हमने भी जो हमारा बजट लाया है, वो 2047 में मध्य प्रदेश भी एक ताकतवर प्रदेश बने, उस हिसाब से हम लोगों ने अपना बजट बनाया है। और उस तेज़ गति से हम डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट भी ला रहे हैं, रोजगार के अवसर भी दे रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को हमने आमंत्रित किया है। तो हर क्षेत्र के अंदर मध्य प्रदेश में विकास हो, विशेषकर अभी जो वातावरण चल रहा है उसमें धार्मिक पर्यावरण बहुत ज़बरदस्त मध्य प्रदेश आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। हमारे पास में ही लगा हुआ उज्जैन है, बाबा महाकाल की नगरी है, हमने बाबा महाकाल लोक बनाया, उसके बाद से लगभग 10 टाइम्स ज़्यादा वहाँ पे दर्शकों की संख्या बढ़ी है। एक इकोनॉमी उज्जैन की चेंज हुई है। ऐसे ही हम सारे देश के जितने भी, प्रदेश के जितने भी अच्छे पर्यटन स्थल हैं, धार्मिक पर्यटन स्थल हैं, जैसे चित्रकूट, उसमें हम चित्रकूट में विशेष काम कर रहे हैं। मैं खुद ही वहाँ सतना का प्रभारी हूँ अभी, तो हम वहाँ पर एक विशेष चित्रकूट धाम बनाने वाले हैं। भगवान राम जिस मार्ग से निकले हैं मध्य प्रदेश में, उन सब मार्गों के प्रमुख स्थानों को हम डेवलप कर रहे हैं। भगवान कृष्ण ने सांदीपयन आश्रम उज्जैन में शिक्षा प्राप्त की, यहीं पर 64 कलाओं से संपूर्ण हुए वो, और यहीं पर उन्होंने मध्य प्रदेश में ही परशुराम जी से सुदर्शन चक्र प्राप्त किया था जनापाओं में। उन सब स्थानों को हम लोग डेवलप कर रहे हैं, और एक अच्छा धार्मिक पर्यटन का केंद्र भी बने मध्य प्रदेश, इसकी हम लोग चिंता कर रहे हैं। कैलाश जी, आपने धार्मिक पर्यावरण की बात की, मैं थोड़ी सी लीक से हट के बात कर रहा हूँ जो आज के युवा पीढ़ी तक पहुँचनी बहुत ज़रूरी है। संस्कार, संस्कृति, ये बातें क्यों समाज में फैलनी चाहिए, इसका आने वाला प्रभाव क्या पड़ेगा? जो लोग इसका विरोध करते हैं या फिर हर बात पर संविधान की बात करते हैं, वो क्या नुकसान कर रहे हैं, और आप आने वाले भविष्य में मध्य प्रदेश को 20 सालों में कहाँ देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि भारत की क्षमताओं का अनुमान अभी हमें करना चाहिए। भारत कभी विश्व गुरु था, भारत आज भी ताकतवर है, और भारत एक बार फिर से विश्व गुरु बनेगा, ये हमारा संकल्प है, और वो सब क्षमताएं हमारे पास है। हमारी ऋषि मनीषियों का विज्ञान इतना परफेक्ट था। उस समय योग साधना उनकी लाइब्रेरी होती थी, योग साधना उनकी प्रयोगशाला होती थी, योग साधना उनकी एक तरीके से लेबोरेटरी होती थी। उसके अंदर बैठकर वो और विज्ञान का आविष्कार करते थे। अब यदि हम एक विषय की बात करें, कालगणना का केंद्र कभी उज्जैन हुआ करता था। सारे विश्व की कालगणना कैलेंडर उज्जैन से चलती थी। ये 1000 साल के गुलामी कालखंड के अंदर यह रोम में परिवर्तित हो गया। पर मैं बहुत दावे से कहता हूँ कि जितना परफेक्ट और वैज्ञानिक कैलेंडर हमारा है विक्रम संवत, उतना दुनिया का कोई कैलेंडर नहीं है। हमारे यहाँ 0.0000 की कैलकुलेशन भी आज से 5000 वर्ष पहले हमारे ऋषि मनीषियों के पास थी, जो अब नासा ने अपने अनुसंधान के द्वारा प्राप्त की। और मेरा तो ऐसा कहना है कि जितने भी अनुसंधान चल रहे हैं, सब भारत ने जो पहले अनुसंधान कर चुका है। पुष्पक विमान चलते थे पहले,
कि पुष्पक विमान से रावण आए और सीता जी का हरण करके पुष्पक विमान से चले गए। ये पुष्पक विमान क्या थे? आज के जो विमान हैं ये पुष्पक विमान का वैज्ञानिक, उसके विज्ञान का 10वां हिस्सा भी नहीं है। वहाँ वो पुष्पक विमान जो उस ज़माने में थे, अभी विमानों के अंदर, रॉकेट के अंदर और भी अनुसंधान की आवश्यकता है जब वो कि पुष्पक विमान की बराबरी कर सकते हैं। तो हमारा विज्ञान संपन्न विज्ञान था। हमारे ऋषि मनीषी बहुत वैज्ञानिक थे, बड़े वैज्ञानिक थे। हमारे एक माननीय बहुत ही आदरणीय प्रचारक है सुरेश सोनी जी, उन्होंने एक किताब लिखी है भारत और भारत में विज्ञान। भारत में विज्ञान कब से है, मतलब आर्यभट्ट वगैरह इन लोगों के बारे में उन्होंने काफ़ी अच्छा लिखा है। तो हम आज की युवा पीढ़ी को ये बताना चाहते हैं कि भारत दुनिया में किसी से भी कम नहीं है। जो विकसित राष्ट्र जिन्हें आप कहते हैं, वो विकसित राष्ट्रों का 500 साल पहले का अगर इतिहास देखेंगे तो उनको कपड़े पहनने का भी तमीज़ नहीं था। कपड़े पहनना भी हमने सिखाए हैं उनको। तो हमारा कल्चर बहुत महान है, हमारी संस्कृति बहुत महान है, हमारी वैज्ञानिक पहचान बहुत पुरानी है और इसलिए हमें अपनी संस्कृति, अपने संस्कार पर गर्व करना चाहिए। अभी अभी माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने 2 दिन पहले गुड़ी पड़वा उत्सव, पहले हम इंदौर और उज्जैन में ही मनाते थे। इंदौर में हमने शुरुआत की थी और मोहन जी उस समय विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष थे, तो हमने कहा मोहन जी आप भी चालू करिए। तो हम दोनों ने चालू की थी। इंदौर और उज्जैन में चालू होती थी, फिर रतलाम, नीमच, मालवा में चालू हुई। हमने इस बार पूरे प्रदेश में और शासन के स्तर पर गुड़ी पड़वा उत्सव मनाया। तो लोगों ने बड़ा क्यूरियोसिटी में पूछा कि गुड़ी पड़वा क्या है। तब ऐसे ही जब उनको पता लगेगा कि गुड़ी पड़वा वाले दिन ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था, गुड़ी पड़वा वाले दिन ही, मतलब आप प्रकृति को देखेंगे, प्रकृति इस समय पत्ते बदलती है अपने, वो भी अभी आप देखेंगे तो पत्तों का ढेर रहता है। तो प्रकृति भी परिवर्तित होती है इस समय और नए रूप में आती है। तो हर दृष्टि से हमारा कैलेंडर, हमारा विज्ञान बहुत प्रामाणिक है और मेरा ऐसा मानना है कि ये जब हम हमारी नई पीढ़ी के साथ चर्चा में बात करेंगे तो निश्चित रूप से उनको भी भारत के ऊपर गर्व होगा और इसका प्रयास हम करते रहते हैं। लेकिन कैलाश जी, अब ज़रूरत पड़ रही है कहने की कि भारत हमारा देश हमेशा से महान है, तो बीच में जो एक गैप हो गया था उसकी वजह क्या देखते हैं आप? देखिए, कुछ लोग स्वतंत्रता के बाद ही, यदि मैं कहूँ कि देश की बागडोर अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास होती तो भारत आज किसी और स्थान पर होता है। पर हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो अंग्रेजी वातावरण से पढ़े, इंग्लैंड में पढ़े और उनको हमारी संस्कृति और संस्कार पे कोई बहुत ज़्यादा गर्व नहीं था, इसलिए हमेशा वो अंग्रेजियत की बात करते थे। मुझे लगता है कि यदि बुनियाद भारत की, स्वतंत्र भारत की ठीक हाथों में होती तो आज हम इसकी चर्चा नहीं कर रहे होते, हम बहुत संस्कार और संस्कृति से संपन्न राष्ट्र होते। एक अंग्रेजियत शब्द का आपने इस्तेमाल किया, वो अभी भी आप देखते हैं गांधी परिवार में? नहीं, अब देखिए, मैं किसी व्यक्ति के ऊपर कोई दोष देना नहीं चाहता, पर आप देख लीजिए, अभी अभी हमारे कांग्रेस के एक बड़े नेता वो इफ्तार पार्टी में गए और इफ्तार पार्टी में उन्होंने बड़ा एंजॉय किया, पर 2 बड़े इवेंट्स हुए। एक भगवान राम का मंदिर बना, एक कुंभ हुआ प्रयागराज में। आज देश की आधी आबादी प्रयागराज गई, पर वो नहीं गई। यहाँ पर भी मैं पूछूं अगर कितने लोग प्रयागराज गए थे, जरा हाथ उठा के बताएं। सबने हाथ उठा अब देखिए, मेरा ख्याल है कि सभी यहाँ जितने बैठे सब लोग गए, पर वो कांग्रेस के नेता गए ही नहीं। उनको लगता है कि मेरा वोट बैंक खराब हो जाएगा। मैं एक बार देख रहा था, वो पिछले उत्तर प्रदेश के चुनाव में जब वो बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने गए तो पालती मार के भी नहीं बैठ पा रहे थे। वो
ऐसे बैठ रहे थे जैसे नमाज छोड़ते हैं ऐसे। तो अब उनकी कोई गलती, मैं उनको दोष नहीं देता। बच्चों को संस्कार सबसे पहले अपनी माँ की गोद से मिलते हैं। अब ठीक है, वो उनकी माँ की गोद में वो संस्कार नहीं मिल पाए तो बच्चे का कोई दोष नहीं मानता मैं उसको, पर हम सौभाग्यशाली हैं, हमारी माँ ने हमको बचपन से ही संस्कार दिए हैं। और इसलिए जो लोग ऐसा करते हैं, दुर्भाग्य से उन्हें वो वातावरण नहीं मिला, वो संस्कार नहीं मिले, और इसीलिए वो कभी जनेऊ पहन लेते हैं, कभी तिलक लगा लेते हैं और कभी टोपी लगा लेते हैं। तो उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, मैं उनकी गलती मानता ही नहीं हूँ। उनके विचार, उनके संस्कार के साथ तो मैच करते हैं और इसलिए वो कृपा के पात्र हैं, दया के पात्र हैं, उनकी मैं बुराई नहीं करता। मैं थोड़ी सी एक ऐसी बात करना चाहता हूँ कि जब हम स्टूडियो में होते हैं, आप कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हैं, एक एक शब्द ध्यान से सुन रहे होते हैं कि जल्दी से कोई बड़ी बात कहेंगे, फिर हम कहेंगे इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बड़ा दिलचस्प होता है वो वाक्य। अच्छा, मेरा सवाल ये था कि नगरीय प्रशासन मंत्री के तौर पर आपके सामने अब अगला सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, सबसे बड़ी चुनौती आप क्या मानते हैं कि इस पे काम होना चाहिए, ये काम हो जाए तो मज़ा आ जाए वाकई में? देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने अभी पिछले दिनों पार्लियामेंट में के भाषण में कहा था कि जब हम 2047 की बात करते हैं, शताब्दी हमारी स्वतंत्रता की होगी, उस वक्त अर्बन जनसंख्या 50% से ज़्यादा होगी। तो अर्बनाइजेशन को आने वाले 2047 में हमारा शहर कैसा होना चाहिए, उसकी प्लानिंग अभी से होना चाहिए। देखिए, प्लानिंग करना, अब ये कि हाँ यहाँ पर एक डंडा गाड़ देना, यहाँ एक चौराहा बना देना, यहाँ एक फाउंटेन लगा देना, ये तो तात्कालिक हो गए, पर दूर की सोचना कि कल हमारा शहर कैसे है। आप देखिए, चेन्नई में चले जाइए, इतना ट्रैफिक है कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में आपको, बेंगलोर चले जाइए, इतना कंजस्टेड हो गया कि आदमी परेशान हो जाता। बॉम्बे चले जाइए, एक स्थान से दूसरे स्थान पे पिक आवर्स में जाने में 5 किलोमीटर की स्पीड में भी कार नहीं चल पाती है। हमें हमारा शहर कल ऐसा होगा, उसकी प्लानिंग हम आज से कर रहे हैं। और इसलिए मेट्रोपॉलिटन की हमने प्लानिंग जो सोची है कि इंदौर देवास, इंदौर उज्जैन, इंदौर धार, हम मेट्रो भी लाएं तो इसी प्रकार लाएं। पहले इंदौर में चलाएंगे, फिर उसको इंदौर से उज्जैन से जोड़ेंगे, इंदौर से धार से जोड़ेंगे, पीतमपुर से जोड़ेंगे। तो ऐसे सिर्फ इंदौर ही नहीं, ऐसे भोपाल को भी, ऐसे ग्वालियर को भी, ऐसे जबलपुर को भी। तो कल का इंदौर, कल का शहर हमारा कैसा हो, उसकी प्लानिंग हमने आज से करना प्रारंभ कर दी है। हमारे जाने के बाद कल लोग कहें कि हमारे पूर्वजों ने इस शहर की ठीक प्लानिंग की। उज्जैन के लिए कोई टाइमलाइन सेट की है मेट्रो के लिए, क्योंकि सिंहस्थ होना है, उससे पहले हो जाएगा? हम कोशिश कर रहे हैं कि सिंहस्थ के पहले मेट्रो आ जाए वहाँ पर। तो ये तो बहुत बड़ी सुविधा हो जाएगी फिर लोगों के लिए। मैं चाहूँगी कि इस पर एक बार ताली बजनी चाहिए, क्योंकि प्रयागराज महाकुंभ का जितना ज़्यादा क्रेज़ लोगों में रहा है, तो मुझे लगता है कि उज्जैन में भी बहुत ज़्यादा लोग पहुँचने वाले हैं। हमारे लिए चुनौती है ये, और हम उसको चुनौती मानकर उसकी सारी तैयारियाँ कर रहे हैं। चैलेंज शब्द एक बड़े शब्द होता है और उसे पूरा करने के लिए एक रणनीति होती है, उस पर आप काम कर रहे हैं हर तरह से। अब मैं करूंगा एक दूसरे शब्द का इस्तेमाल, अनुशासन। धार्मिक अनुशासन की बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही थी, और एक अनुशासन शहर के लिए भी ज़रूरी होता है, जिसका पाठ आप ज़बरदस्ती नहीं पढ़ा सकते, ये खुद सीखने की ज़रूरत होती है। क्या आपको लगता है ये भी एक कमी है जिसे दूर किया जाना ज़रूरी है और लोगों तक ये बात पहुँचनी चाहिए, अनुशासन? हाँ, निश्चित रूप से अनुशासन तो बहुत ज़रूरी है हर व्यक्ति के जीवन के अंदर। और इंदौर उसमें अन्य शहरों से अलग है थोड़ा सा। इंदौर में एक बहुत बड़ी विशेषता इंदौर की है कि इंदौर में लोग इस शहर को प्यार करते हैं। मुझसे जहाँ भी जाता हूँ कि आपका इंदौर फर्स्ट कैसे आता है, तो मैंने कहा आता नहीं, हमेशा आएगा। इसलिए आएगा कि इस शहर के लोग इस शहर को प्यार करते हैं। आप देश भर के 10 बच्चों को इकट्ठा कर लीजिए, देश भर के कहीं से भी, सबको चॉकलेट दीजिए, सबके हाथ में चॉकलेट दे दीजिए आप, वो चॉकलेट खाएंगे। और बाकी बच्चे हो सकता है कहीं फेंक दें, कहीं इधर उधर डाल दें, पर इंदौर का बच्चा पूछेगा वेयर इज़ डस्टबिन। ये संस्कार है इंदौर के बच्चे में, ये अनुशासन है इंदौर के बच्चे में। इसलिए हम लगातार फर्स्ट आ रहे हैं स्वच्छता में। स्वच्छता में हम फर्स्ट आ रहे हैं, उसके पीछे की कोई सरकार अकेली जिम्मेदार नहीं है, कोई नगर निगम अकेली जिम्मेदार नहीं है।
यहाँ पर जन भागीदारी है, जनता के द्वारा शहर स्वच्छ हुआ है, जनता के द्वारा। शहर जनता के द्वारा गंदा भी होता है, पर हमारे यहाँ शहर जनता के द्वारा स्वच्छ होता है। ये एक विशेषता है हमारे शहर की, और इसलिए अनुशासन हर जगह होना चाहिए। घर से प्रारंभ होता है, पहले व्यक्ति से खुद का अनुशासन व्यक्ति से प्रारंभ होता है, परिवार से प्रारंभ होता है, फिर शहर से प्रारंभ होता है, फिर देश में अनुशासन जाता है। तो हर व्यक्ति अगर अनुशासन प्रिय होगा तो अपने आप समाज अनुशासन में चलेगा, देश अनुशासन में चलेगा। तो क्या आपको लगता है कुछ लोग ऐसे हैं जो इस सामाजिक अनुशासन को तोड़ने की साजिश भी करते हैं? बहुत सारे लोग हैं जो करते हैं, और कुछ लोग तो अनजाने में करते हैं, कुछ लोग साजिश करते हैं कि हम इस अनुशासन को तोड़ें। तो इसीलिए जो हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर है वो इसीलिए है कि ऐसे लोगों को चिन्हित करें और उनको सीख दें। तो समाज में ऐसे लोग हैं, उनकी कमी नहीं है। तो इंदौर में मैं 100% लोगों के बारे में नहीं कहता कि सभी कचरा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कचरे को फेंक देते हैं, तो फिर उनको पनिशमेंट होता है, दंड होते हैं। तो दंड और पुरस्कार समाज के अंदर दोनों होना चाहिए। परिवार में भी होता है, यदि 2 बच्चे हैं, एक बच्चा अच्छा काम कर रहा था, अरे शाबाश ये बहुत अच्छा है, देखो इसने भोजन किया तो गिराया नहीं, थाली पूरी साफ करी, इसने झूठा छोड़ दिया, शाबाश तुम भी खाओ, देखो इससे सीखो। हम घर से प्रारंभ करते हैं। तो जो अच्छा काम करते हैं उनकी पीठ थपथपाओ, जो गलत काम करते हैं उस पर नाराज़गी व्यक्त करो, अगर उससे भी नहीं माने तो फिर दंड है, दंडित करो। तो ये तो घर से ही प्रारंभ होता है, और समाज में भी बहुत ज़रूरी है, देश में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी। इसीलिए हमारे यहाँ कोर्ट बने, न्यायालय बने, पुलिस बनी, ये इस व्यवस्था का हिस्सा है। तो इंदौर की स्वच्छता की बात हो रही है, वाकई बहुत महत्वपूर्ण रोल है विकसित मध्य प्रदेश में। लेकिन अभी हाल ही में एक खबर आई है कि एक दिन में 1,000 केस आ रहे हैं डॉग बाइट के, और जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि इंदौर इतना स्वच्छ शहर है कि डॉग्स को कुछ खाने को नहीं मिलता, इस वजह से वो गुस्सैल हो जाते हैं। देखिए, एक समस्या है अभी, इससे मैं इनकार नहीं करता। फिर मैं वहीं पर आऊँगा जहाँ से आपने शुरुआत की थी, कि हमारे यहाँ एक संस्कार होता था कि हम चींटी को भी आटा डालते हैं, पहली रोटी गाय को देते हैं, दूसरी रोटी, अंतिम रोटी हम कुत्ते को डालते हैं। ये हमारे यहाँ संस्कार थे। और फिर हमारे यहाँ साफ़ सफाई करने वाली जो महिला होती उसको महतरानी बोलते थे, रानी, महतरानी, इतना सम्मान करते थे। और घर में से बहुत सारी, कई बार मिठाई, ए महतरानी आएगी उसको दे देना, तो हम देते थे। दिवाली पे साड़ी देते थे। ये सब हमारे संस्कार थे, ये हमारी सामाजिक व्यवस्था का एक हिस्सा था कि हमारे घर के सामने जो रोज़ सफाई करती है उसकी भी हमें चिंता करना। तो ये एक हमारी सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा था। धीरे धीरे हम लोग बहुत ही मॉडर्न होते जा रहे हैं और हमारी पुरानी संस्कृति, संस्कार को भूलते जा रहे हैं, परंपराओं को भूलते जा रहे हैं। मैं अभी एक बहुत छोटे गांव में गया था, तो वहाँ फसल कट रही थी अभी एक पिछले 15-20 दिन पहले, सतना के पास। तो वहाँ फसल कट रही थी हमारे एक मित्र के यहाँ। तो वैसे ही हम गए वहाँ, तो उन्होंने कहा कि चलिए ढेरी बना दे। तो मैंने कहा ढेरी किसकी है? बोले एक लोहार की ढेली है, एक हमारी सुतार की ढेली है, एक हमारे यहाँ जो तेल मत्ते हैं तेली बाबा की ढेरी है, एक हमारे सफाई कर्मी की ढेरी है। तो ये ढेरी का ज़माना था कि हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस व्यक्ति के लिए भी हमारे घर का उत्पादन अलग रख के उसके घर पे भिजवाते थे। तो हम लोग, हमारा जो समाज है ना, सामाजिक व्यवस्था है ना, बड़ी संपन्न थी एक समय में। धीरे धीरे आधुनिकता आती जा रही है और हम पुरानी व्यवस्थाओं को भूल गए। पर मुझे लगता है कि उसके बाद भी कई लोग आज भी हमारे देश के अंदर उस पुरानी व्यवस्था के आधार पर समाज चलाते हैं, गांव चलाते हैं और देश भी चलाते हैं। नगर में भी आज तक कई जगह ऐसी व्यवस्था है। जैसे मेरे पिताजी के ज़माने से सुबह सुबह हमारे यहाँ एक केटली चाय बनती, तो वह चाय सिर्फ सफाई कर्मियों को पिलाते हैं हम लोग, और वो अभी भी परंपरा चल रही है। मतलब मेरा ख्याल है, मैं बहुत छोटा था तब से मैं देख रहा हूँ कि सफाई कर्मी आते हैं, उनको चाय पिलाते हैं हमारे घर पे। तो ये एक परंपरा चली आ रही वर्षों से। ये परंपरा थी हमारे यहाँ, अभी धीरे धीरे समाप्त हो रही है। सामाजिक जिम्मेदारी, सामाजिक व्यवस्था का आपने जिक्र किया, उसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल है, शायद थोड़ा पहले पूछ लेना चाहिए था। होली के दिन नमाज
और होली के दिन नमाज और अभी हाल ही में सड़क पर नमाज, ये दो मुद्दे बहुत ज़्यादा गरमाए थे। मध्य प्रदेश में काफ़ी अच्छा माहौल देखने को मिला था, लेकिन अलग अलग जगहों से जो खबरें और तस्वीरें सामने आई थी वो विचलित कर देने वाली थी। उससे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, आपने एक शब्द का बीच में उपयोग किया था, कट्टरवाद। ये किसी के लिए भी बहुत नुकसानदायक है, कोई सा भी कट्टरवाद हो। हमारा समाज बहुत लिबरल है और इसीलिए हमारी विशेषता है कि हम में लोग आके समा गए, हूण आए हम पे समा गए, शक आए हम पे। राजा विक्रमादित्य ने इनको परास्त करके अपने राज्य में मिलाया था। हूण आए, बताइए कोई हूण दिखता है आपको? शक आए हमारे यहाँ, कोई दिखता है क्या? नहीं दिखते। यहूदी हमारे यहाँ आए, रह के गए। कई यहूदी हमारे यहाँ आज भी है। 200 साल तक वो मतलब शरणार्थी की ज़िंदगी जीते रहे, पर हमने उनको अपनाया। आज उन्होंने अपना इतिहास लिखा पूरा, तो उसमें भारत का एक सम्मानजनक पेज दिया उन्होंने कि हमने पूरे देश में हम शरणार्थी की ज़िंदगी जिए, पर भारत के अंदर जो हमको सम्मान मिला, ऐसा सम्मान हमको कहीं भी नहीं मिला। तो इजराइल और हमारे जो संबंध है वो इसी बात के लिए हैं कि हमने उनको बड़ा सम्मान दिया। तो ये हमारी विशेषता है कि मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। एक गाना नहीं है, ये हमारे अंदर के उद्गार है। अतिथि देव भव, ये हमारे घर के ऊपर लिखा जाता था पहले कि अतिथि देव भव। आजकल अलग लिख दिया, आजकल लिख देते कुत्ते से सावधान, बोर्ड लगा देते हैं बाहर, कृपया दरवाजे सोच समझ कर खोले। तो अब धीरे धीरे आधुनिकता की ओर हम बढ़ रहे हैं, पर पुरानी परंपरा हमको नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हुए जीआईएस के बाद अब सबसे बड़ा जो राजनीतिक कार्यक्रम मुझे लगता है मध्य प्रदेश में होना है और देश में भी होना है कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाना है और मध्य प्रदेश का भी अध्यक्ष चुना जाना है। अखिलेश ये कह रहे हैं कि इतने सारे लोग हैं बीजेपी में, फिर भी चुन नहीं पा रहे हैं, इतना समय हो गया है अध्यक्ष। नहीं, हमको चुनना पड़ता है। मतलब आज 12 करोड़ कार्यकर्ताओं की पार्टी है, ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, उसमें से अध्यक्ष चुनना। अखिलेश को तो क्या है, वो तो पहले लालू जी बरसों तक जब तक जिंदे रहे, जब तक अध्यक्ष रहे, और अखिलेश जी जब तक जिंदे हैं जब तक अध्यक्ष रहेंगे। उनको कोई विचार ही नहीं है। मुलायम सिंह जी जब तक जिंदा थे जब तक वो अध्यक्ष रहे। अब अखिलेश जी जब तक जिंदा रहेंगे जब तक, वो तो पट्टा लिखा के लाए। अब पहली बार गांधी परिवार में ऐसा हुआ कि उन्होंने गांधी परिवार के अलावा किसी को अध्यक्ष बनाया। बाकी ये तो सब जानते हैं कि चलती किसकी है। भाई ऐसा है कि प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, पर वो प्रधानमंत्री थे क्या अगर लोगों से पूछो तो लोग कहते हैं, विचार करते हैं उसमें प्रधानमंत्री कौन था। तो अपने हाथ में सारे सत्ता के सूत्र रख कर किसी भी एक ऐसे आदमी को जो हमारे इशारे पर चले उसको बना देना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे यहाँ आंतरिक लोकतंत्र भी है पार्टी के अंदर। हमारे यहाँ पोलिंग बूथ के चुनाव हो गए, शक्ति केंद्र के चुनाव हो गए, मंडल के चुनाव हो गए, जिलों के चुनाव हो गए, कुछ राज्यों में प्रदेश के चुनाव भी हो गए, अब देश के चुनाव होंगे। तो एक प्रक्रिया है, 12 करोड़ की पार्टी है, तो उस प्रक्रिया में से हम गुजरेंगे, टाइम तो लगेगा ही। बिल्कुल। कैलाश जी, जो आप कर रहे हैं लगातार करते रहिए। आपके अलग अलग अंदाज यूं ही जनता के सामने आते रहें और आप बेबाक होकर हर बात यूं ही बोलते रहें। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम की तरफ से देता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया जी की पूरी टीम को, और आप दोनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपने बहुत सारे अच्छे कठिन प्रश्न पूछने का प्रयास किया, पर मेरी जितनी क्षमता थी मैंने जवाब देने की कोशिश। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सर अगर गुस्ताखी होगी, मैं एक चीज़ और पूछना चाहती हूँ कि आप 65+ हैं, लेकिन अभी मैंने कुछ वीडियोस देखे थे जिसमें आपने 59 पुशअप्स की थी, तो उस फिटनेस का क्या राज है, अगर आप हमारे मन से बता दें तो। मैं अभी 4 दिन बाद 69 हो जाऊंगा, 59 नहीं 69। और आज भी मैं सुबह पुशअप लगाता हूँ। आज भी मैंने सुबह योगा किया, जिम भी करता हूँ, लाइट कर दी अब, पर मैं बराबर करता हूँ। और मैं आपके इस मंच से बाकी लोगों से भी कहूँगा कि अगर स्वस्थ रहना है और मस्त रहना है तो योगा करें, व्यायाम करें और खान पान का ध्यान रखें, तो अपने आप आदमी शतायु हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। बहुत बड़ा मैसेज है ये, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी लगातार प्रेरित करते रहते हैं लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें।